सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज एनालिसिस। आज के द हिंदू में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कल न्यूज में थे और कल हम लोगों का एनालिसिस नहीं हो पाया था, बट आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट हाँ, कल की न्यूज में जो भी बातें थी वो हम पहले कर चुके थे। सरप्राइजिंगली नहीं होता ऐसा, रिसर्च का ये रिजल्ट है कि अगर आप कुछ चीजें एआईआर और पीआईबी से निकाल लेते हो तो वो न्यूज में बाद में आती है, तो अपना उसी दिन काम हो जाता है। ठीक है, अभी जैसे कुछ दिन साइक्लोन वाला पार्ट चलने वाला है, साइक्लोन न्यूज में भी आया, तो विल कवरिंग दैट पार्ट एंड देयर आर सर लाइक मोर टॉपिक्स टुडे, और कुछ रिपीटेटिव है जिसमें हम बस एक छोटा बहुत लिंक ऐड करेंगे। ठीक है, पहला टॉपिक है हमारा साइक्लोन्स इफेक्ट ऑन मानसून ऑनसेट। साइक्लोन प्रेडिक्शन की जा रही है। मानसून का ऑनसेट एंड ऑफसेट दो बातें होती है। ऑनसेट जब मानसून आता है और ऑफसेट जब मानसून जाता है। ठीक है, चलिए एक है दूसरा, डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट द बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम, इसको देखने की कोशिश करेंगे। यूएस यूके फॉर्ज द अटलांटिक डिक्लेरेशन टू बूस्ट टाइज। इंपॉर्टेंट है, व्हेनेवर वी टॉक अबाउट द यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया एंड क्वाड 2.0, तो ऐसी बातें पढ़ने को मिल जाती हैं, तो ये बस छोटा टॉपिक है, उसमें ऐड करना है अपने। नेक्स्ट इज अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड, ये आरबीआई का है, तो कहीं ना कहीं आरबीआई को भी देखने की कोशिश करेंगे एक बार कि व्हाट एग्जैक्टली द आरबीआई इज, क्या आरबीआई की एमपीसी है, क्या आरबीआई का कमीशन था, तो इन सबको हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, और इस वाले टॉपिक को ना आप डिमोनेटाइजेशन वाले पार्ट से भी लिंक कर सकते हो, वो 2000 नोट का जो बैन हुआ था उससे वहां लिंक हो जाएगा ये। नेक्स्ट इज नाइजीरियाज न्यू प्रेसिडेंट फेसेस ओल्ड प्रॉब्लम सेडिशन। ठीक है, ये देखो यही होता है जब देखो नहीं और फिर ये चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं। तो टॉपिक हमारा पहला यही है, नाइजीरिया न्यू प्रेसिडेंट फेसेस ओल्ड प्रॉब्लम्स। तो नाइजीरिया को देखने की कोशिश करेंगे, कौन है प्रेसिडेंट, क्या प्रॉब्लम्स हैं, वही बेसिक जो प्रॉब्लम्स होती है। और नाइजीरिया, खास बात नाइजर रिवर भी यहाँ पर है, तो ज्योग्राफी देखनी जरूरी है, राइट। नेक्स्ट इज अबाउट द सेडिशन, उसमें बस केस एड ऑन करेंगे। न्याय विकास पोर्टल एक छोटा सा चीज है, जैसे कि ये अंतर्दृष्टि है वैसे। नेक्स्ट इज हाउ केफोन एम्स टू ब्रिज द डिजिटल डिवाइड इन केरला। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट जिसका खुद का इंटरनेट सर्विस आया है, बट कैसे ये पॉलिटी से लिंक होगा और कैसे कैसे इस पे आप वेराइटी ऑफ टॉपिक्स फ्रेम करा सकते हो, तो ये देखना जरूरी है। तो आई होप कि क्लैरिटी आ गई होगी कि क्या क्या बातें होने वाली है आज के सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आई वांट यू टू नो अबाउट व्हाट एग्जैक्टली द साइक्लोन इज, ये साइक्लोन फंक्शन कैसे करता है सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइक्लोन, देखो बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द साइक्लोन ना, तो उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है साइक्लोन और दूसरा होता है एंटी साइक्लोन। थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक है, प्यार से समझेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं साइक्लोन की आंख या आई ऑफ साइक्लोन, और ये वाला पार्ट हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की देख रहे हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोले तो इक्वेटर से जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो, अर्थ दो पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और एक साउदर्न हेमिस्फीयर, तो ये दो पार्ट में अर्थ डिवाइड हो जाता है। तो यही काम हम भी करेंगे इसमें। तो पहले देखेंगे साइक्लोन क्या होता है, और साइक्लोन का जस्ट पलट जो होगा वो एंटी साइक्लोन होगा। ये एक बेसिक आइडिया है जो पता होना चाहिए। देखो साइक्लोन की जब बात होती है तो बीच में टेम्परेचर जो है बढ़ता है, राइट। टेम्परेचर इंक्रीजेस तो प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज करेगा, प्रेशर डिक्रीज करेगा। तो ये वाला रिलेशन कई साइड में लिख के रख लेते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, साइड में लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको यहां से हटा सकते हैं अब, ये फालतू है क्योंकि वी नीड दिस वन। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ पे प्रेशर घट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट हुआ, एलपी क्रिएट हो गया, लो प्रेशर जोन। ठीक है, एयर का मूवमेंट होगा, एयर का मूवमेंट, लो प्रेशर होगा, गर्म हवा आ गई तो गर्म हवा ऊपर उठेगी। ठीक है, गर्म हवा ऊपर उठी तो गर्म हवा जब ऊपर उठेगी तो ऊपर क्या होगा, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। एकदम आसानी से समझो, कोई मतलब वो नहीं है कि हाँ इसमें ये चीज देखना है नहीं देखना है। तो साइक्लोन में पहली चीजें हम लोगों ने क्या देख ली कि आप
इसमें सबसे पहले लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है बीच में, और लो प्रेशर जोन के कारण आपको गर्म हवा उठेगी, गर्म हवा उठेगी तो ऊपर क्लाउड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये एक बेसिक आइडिया था जो अपन को इसमें देखना है। तो यहां पर लो प्रेशर है तो उभर क्या होगा, हाई प्रेशर। ठीक है, तो ये दो चीज हो गई, हाई प्रेशर होगा। जब नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में होता है तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो राइट डायरेक्शन में वर्क करता है। मतलब तो हमें एक बार एक टर्म आ गया, कोरियोलिस फोर्स। अर्थ की रोटेशन के कारण जो फोर्स जनरेट होता है उस फोर्स को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। द फोर्स दैट अराइजेस ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द कोरियोलिस फोर्स। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये कोरियोलिस फोर्स राइट वर्ड काम करता है। जब हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में बात करेंगे तो ये फोर्स राइट वर्ड काम करेगा, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो जब हवा इधर से चल रही है, नीचे से ऊपर उठ रही है गर्म हवा, तो ये फोर्स इस तरीके से काम करेगा, इसका राइट, इसका राइट, इसका राइट, इधर आ रहा है तो इसका राइट, फिर इधर इसका राइट। तो जब ये राइट राइट वर्ड डायरेक्ट करेगा, क्योंकि अब देखो यहाँ पर जो है गर्म हवा ऊपर उठी, ऊपर जाके कंडेंस होगा, कंडेंस होगा तो बादल बनेगा, बादल बनेगा तो फिर बारिश होगी, फिर वो ठंडा, फिर लो प्रेशर से हाई प्रेशर हवा चलेगी, फिर हवा चलेगी तो फिर ये ऊपर से नीचे एयर कंडेंस होगा। ठीक है, वो एयर कंडेंस होगा नीचे की तरफ, डाइवर्जेंट एयर बनेगी। तो अब इसका राइट ये क्रिएट होगा, तो जैसे ही इसका राइट ये इधर से क्रिएट होना शुरू हो जाएगा तो हवा कैसे मूव करेगी, इस साइड। विंड का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, इस तरह से इसको मार्क कर सकते हैं। विंड का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होना शुरू हो गया। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया तो यानी साइक्लोन में डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। साइक्लोन में डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। इसमें कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, अगर है तो प्लीज जरूर बताना। वैसे एक बार रिपीट करते हैं, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, गर्म हवा हो गई, लो प्रेशर मतलब प्रेशर कम टेम्परेचर बहुत ज्यादा, गर्म हवा हो गई, गर्म हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगा कंडेंस करेगा, कंडेंस करेगा बादल बनाएगा, बादल बनाएगा पानी बरसेगा। ये बेसिक आइडिया है। तो यहाँ पर वेदर फिनोमेना हो रहा है कि नहीं, वेदर फिनोमेना क्या हो रहा है, पानी बरसना इज अ वेदर फिनोमेना हियर दैट इज गोइंग ऑन। ठीक है, वेदर फिनोमेना होगा तो ऊपर वापस से वो ठंडा होगा, फिर हवाएं चलेंगी नीचे की तरफ, तो वो नीचे जो कन्वर्ज करेगा तो वो जो कोरियोलिस फोर्स है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, कोरियोलिस फोर्स ये फोर्स होता है जो कि जनरेट होता है ड्यू टू दी अर्थ रोटेशन। अर्थ के रोटेशन के कारण जो फोर्स जनरेट होता है उस फोर्स को हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। राइट, इसमें कोई डाउट नहीं है, बढ़िया। तो कोरियोलिस फोर्स अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है तो बता दोगे, अर्थ के रोटेशन के कारण जो फोर्स जनरेट होता है उस फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। तो ये कोरियोलिस फोर्स जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट वर्ड मूव करती है, और साउदर्न का भी करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे ये राइट वर्ड मूव करेगी तो यानी इसका मूवमेंट जो है इस तरीके से होना शुरू हो जाएगा, और ऐसे ये साइक्लोन बनाना शुरू होगा। और साइक्लोन में बीच में लो प्रेशर होता है, जो साइक्लोन का आई होता है वो लो प्रेशर होता है, और बाहर हाई प्रेशर जनरेट हो रहा होता है। ठीक है, और ये जो बेल्ट होता है, ये वाला जो बेल्ट है, हाई प्रेशर वाला जो बेल्ट है, इसे हम कहते हैं आइसोबार। आइसोबार, इसको तोड़ो, आइसो मतलब सेम, बार मतलब प्रेशर, मतलब बाहर प्रेशर सेम है लेकिन वो प्रेशर बहुत ज्यादा है, हाई प्रेशर, याद रखो हाई प्रेशर, वो आइसोबार बेल्ट क्रिएट हो रहा है। तो थोड़ा सा इसको अगर ना समझ में आए तो प्यार से एक दो बार और देख लेना, चीजें समझ में आ जाएंगी। जितना हमारे एग्जाम के लिए उतना जरूर बताएंगे। ठीक है, लास्ट अगर ना समझ में आए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, फिर नेक्स्ट सेशन में फिर एक बार और डील कर लेंगे, कुछ हर जाना नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक क्रिटिकल एंड आई कैन अंडरस्टैंड। नीचे बीच में लो प्रेशर क्रिएट हुआ, बाहर हाई प्रेशर, गर्म हवा ऊपर उठा, ये वाला प्रिंसिपल फॉलो करना है। कोरियोलिस फोर्स याद रखना है, राइट वर्ड मूवमेंट, और साइक्लोन का डायरेक्शन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर है। एंटी साइक्लोन में जस्ट इसका अपोजिट, मतलब यहां पर क्लॉकवाइज होगा। एंटी साइक्लोन में क्या होता है, इसका बस पलटते जाओ, बीच में हाई प्रेशर और साइड साइड में लो प्रेशर। ठीक है, हवा इधर से इधर चलेगी, डायरेक्शन चेंज, गर्म हवा थोड़ी चलेगी नीचे से ऊपर उठेगी नहीं। और इस टर्म में किसी भी तरह का एटमॉस्फेरिक फिनोमेना नहीं होता है, मतलब कोई भी बारिश वारिश नहीं होगी। इसमें वेदर जो है वो एकदम प्लीजेंट होता है, मंद मंद हवाएं चलती हैं, इट्स ब्रीजिंग एटमॉस्फेयर आउटसाइड। ठीक है, तो ये होता है एंटी साइक्लोन वाला पार्ट। और एंटी साइक्लोन इज क्लॉकवाइज। देखो जैसे ये है, ठीक है, इसका राइट वर्ड ब्लू, तो इधर से ये घूमना शुरू होगा,
तो ये ऐसे ऐसे घूमेगा, ठीक है, ये वाला पार्ट। आई होप कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कुछ होगा तो जरूर बताना, आई विल श्योरली डिलीट। आपसे जो पूछा जाएगा वो यही वाला पार्ट है। कॉन्सेप्ट समझो, बताने को देखो हम भी डायरेक्टली बता सकते थे, कुछ करना नहीं था, डायरेक्टली टेबल बनाते हो, बोलते देखो साइक्लोन में ये होता है, एंटी साइक्लोन में ये होता है, इधर ये होता है, इधर ये होता है, रट जाओ। बट कोई मतलब नहीं है यार रट के, उस चीजों का कॉन्सेप्ट को जान लो ना, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। अब आगे जाके कुछ भी होता है ना, यू विल बी एबल टू जज ईच एंड एवरीथिंग। तो कोरियोलिस फोर्स पता चल गया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या कंडीशंस होते हैं वो पता चल गया, राइटवर्ड मूवमेंट भी पता चल गया, साइक्लोन और एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस है ये भी पता चल गया। बट ये बात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो रही है। अब हम बात करेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर की, ठीक है। साउदर्न हेमिस्फीयर में चीजें पलट जाएंगी, कुछ नहीं है। साउदर्न हेमिस्फीयर में वही बात करेंगे, तो इसको हटा लेते हैं, इसका तो कोई काम है नहीं, अब इतना तो याद रखोगे ही आई गेस। चलो, अगर हम यही चीज साउदर्न हेमिस्फीयर में बात करेंगे, साउदर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स का डायरेक्शन यानी CF जो है वो लेफ्ट वर्ड होगा, बाकी सब चीज सेम रहेंगी। साइक्लोन और एंटी साइक्लोन की अगर बात करें, ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज और ये हो जाएगा क्लॉकवाइज, बस इतना ही डिफरेंस था, बाकी जय श्री राम, ठीक है। इतना पार्ट कर लो, इट इज मोर देन एनफ फॉर यू, जितना एग्जाम में रिक्वायरमेंट होती है उतना हो गया। बट इसके बाद भी अगर किसी को जानने की जरूरत है, अगर लग रहा है कि विंड बेल्ट्स वगैरह समझने का मन है, प्रेशर बेल्ट समझना है क्या होता है, ट्रॉपिकल एंड कन्वर्जेंस जोन क्या होते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये वाला पार्ट क्या होता है, किस पोजिशन, तो वो जरूर बताना। लेकिन हाँ, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इतना जानना जरूरी था। इस टॉपिक को आप लिंक कर सकते हो एल नीनो, ला नीना और एनसो, साउदर्न ऑसिलेशन, पेरू वाला कोस्ट, ऑस्ट्रेलिया। याद करो, बहुत बार पढ़ा है ये तो, ठीक है। अगर नहीं पता प्लीज कमेंट सेक्शन में बता, नेक्स्ट सेशन में फिर से वापस एक बार डील कर लेंगे, कुछ नहीं कर मेरा तुम्हारा, एक बार और पढ़ लेंगे, मजा ही आता है। और ये लिटरली इंटरेस्टिंग था अगर आप कायदे से समझो, नहीं तो टेबल बना के ना हवा में उड़ाया जा सकता था, और लोग उड़ाते भी है, इवन आई नो, लोग उड़ाते हैं इसको टेबल में बना के। बट क्यों ही उड़ाना है, जब चीजों को समझी जा सकती है, अच्छे से समझी जा सकती है, तो क्यों उड़ाना है, ठीक है। इसमें वेदर प्लीजेंट होता है एंड या दैट इज मोर देन एनफ। क्लॉकवाइज इन साउदर्न हेमिस्फीयर और एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो ये पॉइंट क्लियर रखना, कुछ नहीं है, बहुत बेसिक पार्ट था, ठीक है। चलिए अब हम पीपीटी की तरफ बढ़ सकते हैं कि ये न्यूज में क्यों था। देखो वही चीज है, एयर कंडेंस हो रहा है, हॉट एयर राइज हो रहे हैं, आई होता है साइक्लोन का, तो यही सब बातें यहाँ से भी हो सकती थी, लेकिन ठीक है, आई प्रिफर दिस वन पर्सनली, क्योंकि इसमें आप एक एक पॉइंट समझते हो धीरे धीरे, प्यार से, आराम से, ठीक है। देखते अंडरस्टैंडिंग द टर्म, कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, साइक्लोन, टाइफून, ये सब क्या क्या होता है, उसमें डिफरेंस देख लेते हैं, वो देखना जरूरी है बॉस, क्योंकि ना वो, क्योंकि नाम न्यूज में है, कुछ साइक्लोन न्यूज में है, कुछ को हम टाइफून कहते हैं, तो उसका नाम जाना जरूरी है कि भाई क्यों डिफरेंस क्रिएट हो रहा है। चलो देखते हैं, प्यार से देखेंगे। साइक्लोन इज अ लार्ज एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड अ स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काउंटर क्लॉकवाइज, बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड क्लॉकवाइज इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। जो अभी समझा वही चीज था, ठीक है। तो ये स्लाइड में कंफ्यूज नहीं हो। चलिए, टाइफून क्या होता है? टाइफून इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन, मतलब ट्रॉपिकल रीजन में, that develops between 180 डिग्री टू 100 ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस पॉइंट पे जो वेदर फिनोमेना उसे हम टाइफून कहते हैं। मानसून ट्रॉफ क्या होता है? ये अभी आज न्यूज़पेपर में है। द मानसून ट्रॉफ इज अ लो प्रेशर रीजन दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द मानसून। लो प्रेशर रीजन के कारण जो चेंजेस क्रिएट होते हैं उसे हम कहते हैं मानसून, और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है मानसून का, मानसून ट्रॉफ। बस लो प्रेशर रीजन याद रखना, काम हो जाएगा। ये कुछ अभी न्यूज में है, मवार, बिपारजोय एंड गुचोल, कुछ दिन न्यूज में आने वाला है, तैयार रहना। आई एम वेरी वेरी मच श्योर, रुक जाओ, एक हफ्ता रुक जाओ, ये चीज वापस से न्यूज में आएगी कि कितना डिजास्टर्स था। साइक्लोन मोचा के बारे में भी बताया था, वेस्ट बंगाल वाला, बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पे। बिपराजोय के बारे में देखते, ये अरेबियन सी में है। अरेबियन सी इधर है, अरेबियन सी याद करो, हर चीज को याद नहीं करना होता, मैप देखो, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, ऐसी क्रिएट हो जाती है चीजें। Intensified into a very severe cyclone currently located 850 किलोमीटर वेस्ट ऑफ गोवा, गोवा कोस्ट पे है। It is expected to move northward and turn towards the Oman in the coming days। ठीक है, मतलब इधर जाकर के गोवा नॉर्थवर्ड और फिर ये ओमन की तरफ कन्वर्ज कर जाएगा, मतलब मिडिल ईस्ट की तरफ। तो वो तो फिर वही वेदर फिनोमेना है ना, हवाओं का रुख बदलता है, जैसे रिश्तों के रुख बदलते हैं
वैसे ही हवाओं का रुख भी बदलता है। ठीक है, चलिए, साइक्लोन बिपारजॉय इज अ डीप डिप्रेशन ओवर द साउथ ईस्ट अरेबियन सी। अरेबियन सी के साउथ ईस्टर्न पार्ट में इंटेंसिफाइड साइक्लोन तो बिपारजॉय, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसका नाम रखा। आईएमडी के बारे में भी पढ़ेंगे। बिपारजॉय वाज गिवन बाय बांग्लादेश, इट मींस कैलेमिटी और डिजास्टर, नेम अडॉप्टेड बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन 2020। ये नेम का भी मैंने बताया है, फीमेल और मेल नेम कैसे अडॉप्ट की जाती है। It also includes all the tropical cyclones that form over the North Indian Ocean, include Bay of Bengal, Arabian Sea। इन सब पे जो होता है उसमें बिपारजॉय कहते हैं। साइक्लोन मोचा अभी रिसेंटली आया था, मई का न्यूज है ये। मोचा ट्रेजेक्टरी ओवर द बे ऑफ बंगाल इन्फ्लुएंस, ये मोचा के कारण ही आपके दिल्ली में इतना बहुत ज्यादा थोड़ा प्रॉब्लम आया था बीच में रात को कि भाई एकदम से आंधी आ रही है, बहुत तेज आंधी आ रही है। दैट वाज बिकॉज ऑफ द साइक्लोन मोचा। Mocha's dissipation along the assistance of the backwinds facilitated the timely onset of monsoon over the Andaman and Nicobar Islands। ठीक है, चलिए, मवार एक सुपर टाइफून होता है 2023 में, अभी स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन ये साबित हो सकता है। ट्रॉपिकल स्टॉर्म गुचोल इज नाउ एक्टिव जस्ट टू ईस्ट ऑफ द फिलीपाइंस, तो चांसेस है कि आगे भी ये देखने को मिले। ठीक है, चलिए, आईएमडी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के अंदर आता है, 1875 में एस्टेब्लिश किया गया। प्रिंसिपल एजेंसी है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फोरकास्टिंग एंड सेस्मोलॉजी, एंड रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के लिए न्यू दिल्ली में उसका हेडक्वार्टर है। अभी इसके डीजीएम है डॉक्टर मृत्युंजय मोहपत्रा। मोहपत्रा ये इसके डीजी है, तो इनका नाम याद रखिए। नाउ, इसरो सक्सेसफुली टेस्टेड द बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम। देखो बेटा, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। यू हैव टू रीड इट आउट, यू हैव टू लर्न इट आउट, काम खत्म। इट इज एज सिंपल एज दैट। फालतू की वो बकवास करने की मेरी भी आदत नहीं है कि भाई इसको ये समझो, उसको वो समझो। जो समझना है उसे समझो, जो याद करना है उसे याद करो, डोंट हैरास योर मेमोरी। और जितना एग्जाम में आता है उतना नहीं करना है, ठीक है। अपनी क्षमताओं का गलत इस्तेमाल मत करो, ठीक है। चलिए, रिसेंटली न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है ये अग्नि प्राइम, जिसको डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया फ्रॉम एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड। पुराना नाम व्हीलर आइलैंड था, ठीक है। अग्नि प्राइम मिसाइल 1500 किलोमीटर, 1000 से 1500 का रेंज है, एंड उसका वेट उसमें दिया ही हुआ है। पेलोड इनकॉर्पोरेट्स न्यू प्रोपल्सन सिस्टम एंड कंपोजिट रॉकर मोटार है इसमें, एज वेल एज एडवांस नेविगेशन गाइडिंग सिस्टम भी है इसमें। तो ये स्टेटमेंट्स आ सकते हैं कभी कभार कि 1000 से 1500 तक है सिस्टम है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है? डायरेक्टली इनटू द अपर लेयर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर में जिसको लॉन्च किया जाए वो होता है बैलिस्टिक मिसाइल। ये एटमॉस्फेयर के बाहर ट्रेवल करते हैं, सेल्फ गाइडेड वेपन्स होते हैं, एंड दे कैरी द कन्वेंशनल और न्यूक्लियर म्यूनिशंस भी, वो एम्यूनिशंस होगा वहां पे, उसको भी कैरी करते हैं। नाउ, यूएस यूके फॉर्स द अटलांटिक डिक्लेरेशन टू बूस्ट टाइज। देखो, चाइना और रशिया के बढ़ते एग्रेशन को लेकर के ऐसे ऐसे बहुत मेजर स्टेप्स लिए जा रहे हैं। जैसे रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा क्वाड 2.0 के बारे में। क्वाड जो था वो इंडिया, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया का ग्रुप है, बट क्वाड 2 में जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड फिलीपाइंस है। इसमें ये नहीं कि इंडिया को हटा दिया, बट उस क्वाड 2.0 का पर्पस ही अलग है, साउथ चाइना सी में मिलिट्री या फिर इस तरह की एग्रेशन दिखाना। सेम गोज लाइक दिस, यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन ने अनाउंस किया है कि वो रेडिकेट करेंगे स्पेशल रिलेशनशिप टू काउंटर रशिया एंड चाइना इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को भी और रशिया चाइना के एग्रेशन को भी, ठीक है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन और उधर से थे ऋषि सुनाक साहब। तो बस इतना याद रखो कि ये जॉइंट डिक्लेरेशन किसके लिए था? तो ट्रेड रिलेशंस के लिए था, दो नेशंस के बीच में। मिनरल्स, लिथियम, निकल, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, क्रिटिकल बैटरीज फॉर इलेक्ट्रिक कार, स्मार्टफोन, सोलर पैनल्स, ये आगे के इकोनॉमी को जो गाइड करेंगे उस बारे में है। उसके बाद ब्रिटेन एंड यूएस विल आल्सो कोऑपरेट विद द टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग 5G एंड 6G, क्वांटम टेक्नोलॉजी, और अटलांटिक डिक्लेरेशन में ये बातें भी की गई कि क्वांटम टेक्नोलॉजी जो फेब में न्यूज में था, फेब मार्च में, और 5G और 6G के बारे में भी हम इसमें बात करेंगे। डेटा ब्रिज के बारे में भी बात हो रही है कि भाई किस तरह से डेटा ट्रांसफर और डेटा स्टेबिलिटी के बारे में भी बात में हम कर सकते हैं। नाउ, अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड, ये अंतर्दृष्टि डैशबोर्ड पे जाने से पहले आई वांट यू टेक टू द आरबीआई, ठीक है। चलो देखते हैं पहले आरबीआई क्या होता है। आधे से ज्यादा लोगों को पता होगा आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 1934 के एक्ट से 1935 में ये आ गया, ठीक है। यस, चल, आरबीआई के करंट गवर्नर कौन है? करंट गवर्नर है इसके शक्तिकांता दास।
ठीक है। आरबीआई के करंट गवर्नर हो गया शक्तिकांता दास साहब। आरबीआई से रिलेट करोगे आप 2000 रुपीज का भी नोट, ठीक है, एक तो ये चीज रिलेट करोगे। ऊपर से आरबीआई में आप एक चीज और यूज कर सकते हो, जैसे आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी, जो कि उर्जित आर पटेल ने 2016 में बनाई थी, उर्जित आर पटेल, तो आप इसको भी इसमें इनकलकेट कर सकते हो। ये जो थोड़ी बहुत बातें हैं तो उसको देख लेना आरबीआई से रिलेटेड कि 1935 1936 में ये चीज आया। उसके बाद शक्तिकांता दास एंड उर्जित आर पटेल मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी, जो कि एक 5 मेंबर कमेटी है, और इस मेंबर कमेटी का बेसिकली काम यही होता है कि आप रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब को डिटरमाइन करते हो। Just wait, if I want to add something more to the RBI, and let me open my notes. Yes. तो उसके बाद 1949 में आरबीआई नेशनलाइज भी हुआ। 1949 में, ये डेट भी याद रखना, 1935 वाला पार्ट याद रखना और 1934 वाला पार्ट याद रखना। ये तीन बातें तो एटलीस्ट याद रखो ही रखो। आरबीआई ने एक चीज और लेके आई थी कुछ दिन पहले, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी, ये 1 दिसंबर को आया था। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आरबीआई से रिलेटेड। चलो अब आते हैं, रिसेंटली आरबीआई गवर्नर ने अंतर्दृष्टि लॉन्च किया। अंतर्दृष्टि नेसेसरी नॉलेज बट प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल इंक्लूजन से रिलेटेड, ठीक है, कि फाइनेंसेस का कैसे क्या चीज है नहीं है उससे, और पेमेंट सिस्टम से। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2021 में मतलब कंस्ट्रक्ट किया गया था। इट इज बेस्ड ऑन द डायमेंशंस ऑफ एक्सेस, यूजेस एंड क्वालिटी, इन तीनों पे ये बेस्ड है। FI index has been conceptualized as a comprehensive index incorporating details of banking, investment, insurance, postal, इन सब के बारे में ये नॉलेज प्रोवाइड करेगा। मतलब एक डेटा सिस्टम है जहां पर ये सब बातें करी जाएंगी। नाउ ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि आपको गल्फ ऑफ मन्नार से रिलेट करता है, ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से रिलेट करता है। तो गल्फ ऑफ मन्नार का पहले लोकेशन जान लेते हैं। ये रहा आपका गल्फ ऑफ मन्नार, ये है पार्क स्ट्रेट ये श्रीलंका, एंड दिस इज द इंडिया, रामेश्वरम वाला पार्ट, ठीक है। ये वाला लोकेशन एटलीस्ट याद रखना, बट इसमें क्या चीजें हैं और क्या नहीं है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर ऑफ गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क को यूनेस्को का माइकल बैटिसे अवार्ड मिला है 2023 का, और डायरेक्टर है कौन, जगदीश एस बकान। इन दोनों का नाम याद रखना, इनको अवार्ड मिला है भाई साहब, ठीक है। डेजिग्नेटेड एज बायोस्फीयर रिजर्व्स, गल्फ ऑफ मन्नार एक बायोलॉजिकल रिचेस्ट कोस्टल रीजन भी है, देखने से भी लगता है, और फिशरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है वो। फर्स्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी इन साउथ ईस्ट एशिया का है ये। लोकेशन 160 किलोमीटर बिटवीन धनुषकोडी एंड तुथुकोडी इन तमिलनाडु। मरीन बायोस्फीयर रिवर एनकॉर्पोरेट्स 21 आइलैंड्स हैं, और 2 आइलैंड ऑलरेडी सबमर्ज हो चुके हैं। एडजॉइनिंग कोरल रीफ ऑफ कोस्ट है। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क 1980 में स्टैब्लिश हुआ। इसमें मैनग्रोव, सी ग्रास एंड कोरल रूफ वगैरह मिलते हैं। सी ग्रास बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हेन इट कम्स टू द सुनामी एंड ऑल, ताकि वो रोक सकता है, वाटर के प्रेशर को रोकता है। फ्लोरा देखें अगर यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर ये कुछ पेड़ पौधे मिलते हैं, 12 स्पीसीज है, 150 स्पीसीज सीवीड्स की भी मिलती है। सीवीड्स आर बेसिकली जो कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी काम आता है, ये सीवीड्स है बेसिकली। फ्लावरिंग हर्ब है, पेम्पिस एंड एसिडस ऑन द पार्कलैंड्स। फौना की बात करें तो भाई एंडेंजर्ड मरीन मैमल है यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार में। 117 स्पीसीज ऑफ हार्ड कोरल यहाँ पे मिल सकते हैं आपको। वेल्स, ब्लू वेल, हम्प बैक वेल। हम्प बैक वेल बड़ा इंटरेस्टिंग है, कभी देखना, वो एक वेब सीरीज भी उसमें हम्प बैक वेल के बारे में है, बस हम बैक वेल देखना, वेब सीरीज मत देखने लगना। न्याय विकास पोर्टल की अगर बात करें तो न्याय विकास पोर्टल स्टार्ट किया गया, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये। बेसिकली एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट फंडिंग, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट अप्रूवल, कोई भी प्रोजेक्ट जाता है उसका क्या स्टेटस है, तो आपको ये बेसिकली आरटीआई का एक पार्ट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 का ही एक, मुझे जहां तक समझ में आता है कि आरटीआई का ही एक स्ट्रेंथन पार्ट है, जिससे आप इस बारे में पता कर सकते हैं। की फीचर्स तो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, और डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट जुडिशरी 1933-34 से ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेगा। अंडर दिस स्कीम सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी स्टेट और यूटीज को, जिससे रेजिडेंशियल यूनिट्स ऑफ जुडिशियल एंड जजेस ऑफिसर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इनके हर एक डेटा का आपको एक्सेस रहेगा। फंड शेयरिंग है 60-40 का इन सेंटर स्टेट इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टेट्स अदर देन नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिमालयन स्टेट्स। बाकी हिमालयन एंड नॉर्थ ईस्टर्न में 90-10 का रेशियो रहता है, सेंटर वहां पे ज्यादा देता है ऑब्वियसली स्पेशल स्टेटस के कारण, and 100% respect of the union territory. The portal has been created for monitoring the implementation of the scheme, कि भाई वो सही चल रहा है कि नहीं, नाउ सेडिशन।
सेडिशन लॉ कमीशन का 279th रिपोर्ट आया 124A जो बोलता है राजद्रोह के बारे में कि इफ यू से एनीथिंग और ट्राई टू मेलिंग द एस्टैब्लिश्ड गवर्नमेंट एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो आप सेडिशन के अगेंस्ट चार्जेस लगाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था पहले कि सेडिशन शुड बी रिमूव्ड और इस तरह का लॉ कमीशन को बोला भी था कि आप देखिए इस पे क्या कर सकते हैं। लॉ कमीशन ने उल्टा ही बोला और इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा भी कि लॉ कमीशन ने कहा कि सेडिशन 7 साल की सजा हो जानी चाहिए और उन्होंने इंप्रूवमेंट्स बताया। करंट केस था एसजी वोम बात करें वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नाउ जो पहले केसेस थे सेडिशन के वो थे क्वीन एम्प्रेस वर्सेस बाल गंगाधर तिलक। इसमें बाल गंगाधर तिलक की एक न्यूज मैगजीन हुआ करती थी मराठी जो बंगाली में थी। कहा गया था कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिख रहा है और उस टाइम के जज थे जज स्ट्रैच। इनके बारे में आ सकता है आपको भले ही वीकली मराठी के बारे में पूछ दे केसरी के बारे में पूछ दे दे कैन आस्क यू एनीथिंग। निहरेंद्र नाथ मजूमदार एंड अदर्स वर्सेस एम्परर। इसमें मजूमदार साहब को एक्विटल दिया गया था और कहा गया था कि भाई रीजनेबल एंटिसिपेशन हुआ ही नहीं पाया टू अफेक्ट द पब्लिक ऑर्डर। नेक्स्ट इज अबाउट द केदारनाथ जजमेंट जिसने सब कुछ पूरा कलेश शांत किया है। केदारनाथ जजमेंट ने कहा कि हाँ सेडिशन इज गुड टू गो बिकॉज सेडिशन इज अपहेल्ड किया सेडिशन को और कहा कि 19(1)(a) जिसमें बात होती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि 19(2) एक्सेप्शन के बारे में बात करते हैं। सेडिशन इज वन ऑफ द एक्सेप्शन टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये बात केदारनाथ में कह दी गई। केदारनाथ में इसके बाद ये भी कहा गया कि सेडिशन इज अगेंस्ट स्टेट एंड द गवर्नमेंट और उन्होंने स्टेट और गवर्नमेंट को एक पैरेलल्स पे लाके रख दिया तो डेट वाज नॉट गुड और उसी को रिवीजन करने की बात थी और कल यही आर्टिकल भी इसी बारे में आया। नेक्स्ट इज अबाउट द नाइजीरिया न्यू प्रेसिडेंट फेसेस द ओल्ड प्रॉब्लम्स। तो वो प्रॉब्लम फेस करते रहे। हमारा काम है पहले इसकी ज्योग्राफी देखना। नाइजीरिया इज इन अफ्रीका राइट। ये है नाइजीरिया और नाइजीरिया इज नॉट अ लैंडलॉक्ड कंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल नाइजीरिया में एक रिवर भी है नाइजर रिवर। ये दिख रहा होगा आपको ये वाला जो रिवर है ये नाइजर रिवर का ही लाइन है। ये नाइजर रिवर जो इधर से कनेक्ट हो जाती है एंड इट फाइनली ड्रेन्स इनटू द ये भी डेल्टा बना रही है और दिस डेल्टा एंटर्स इनटू द साउथ अटलांटिक ओशन। ये आपको एटलीस्ट पता रखना है। चल नेक्स्ट इज नाइजीरिया के न्यू प्रेसिडेंट है बोला अहमद तिनुबू। इनका नाम याद रखना और यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक और ये सब क्राइसिस देखे जा रहे हैं। नाइजीरिया एकमात्र ऐसा कंट्री है अफ्रीका के जो कि ऑयल रिच है ठीक है। बाकी आधे ज्यादा तो लैंडलॉक्ड ही है। नाइजीरिया की कैपिटल है अंबुजा। अंबुजा सीमेंट से याद रख सकते हो। क्रॉस रिवर नेशनल पार्क यनकरी नेशनल पार्क वाटरफॉल्स है डेंस रेन फॉरेस्ट है सवाना रेयर मतलब एक अच्छा रिच कल्चर है यहाँ का और रिच डाइवर्सिटी भी है। अफ्रीका का टॉप ऑयल प्रोड्यूसर भी है। अंबुजा डैंगटन रिफाइनरी टू सॉल्व द कंट्रीज एक्सपेंसिव फ्यूल सब्सिडी प्रॉब्लम अभी भी जूझ रहा है। तो देखा जाता है कि न्यू प्रेसिडेंट कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नाउ केयरफॉन द डिजिटल डिवाइड इन केरला। तो केरला की इससे केस ज्यादा पढ़ना है। जैसे राइट टू हैव द एक्सेस ऑफ इंटरनेट जो है वो आपका आर्टिकल 21 और 19(1)(a) का पार्ट है। आर्टिकल 19(1)(a) जो है वो बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में और आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के। तो 19(1)(a) के अंदर आता है। इस बात को केवल केरला में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस ने भी बोला था कि जो राइट टू हैव द एक्सेस ऑफ इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट ठीक है। तो LDF है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट गवर्नमेंट इन केरला उन्होंने अनाउंस किया एक्सेस टू इंटरनेट इज अ बेसिक ह्यूमन राइट ठीक है। केयरफॉन एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर है जो कि इसमें प्रोवाइड कर रहा है बैंडविड्थ फाइबर केबल ऑफ 30,000 किलोमीटर विद 375 पॉइंट ऑफ प्रेशर अक्रॉस द केरला। राइट टू एक्सेस इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट। केरला बिकम द फर्स्ट स्टेट टू ओन इट्स। केरला नाउ बिकम द फर्स्ट एंड ओनली स्टेट इन द कंट्री जिसका खुद का एक इंटरनेट सर्विस भी है ठीक है। इसका एक जजमेंट था अनुराधा भासिन का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था अ गवर्नमेंट कैन नॉट डिप्राइव द सिटीजंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स एक्सेप्ट अंडर द सर्टेन कंडीशंस एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वही है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ से आप रोक सकते हो अदरवाइज यू कैन नॉट। नेक्स्ट इज अबाउट द पइमा श्रेणी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें भी ये फंडामेंटल राइट डिक्लेयर ही किया गया था 2017 में। तो देयर वर मल्टीपल केसेस जिसमें ये बात कही गई कि राइट टू एक्सेस द इंटरनेट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(a) एंड आर्टिकल 21। तो व्हाट नॉट टू बी मिस्ड में है ब्रिजिंग द ग्रोइंग ट्रस्ट डेफिसिट इन मणिपुर। वही कुकी ट्राइब वाला पार्ट है एंड इसको हम लोग कर चुके हैं। मेटी वाला डू प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव PLINC इनिशिएटिव हम लोग पहले कर चुके हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग वर्क में काम करेगा या नहीं करेगा। क्रिटिकल रीजनिंग के पर्पज से ये टॉपिक बहुत अच्छा है वन शुड बी रीडिंग इट। पहला क्वेश्चन है वेरी सीवर साइक्लोन भाई कौन सा है अरेबियन का अभी तक का इसका आपको बताना और ये अभी मैंने बताया तो आई एम नॉट गोइंग टू टेल द आंसर। 124A इज अबाउट द सेडिशन एंड केसरी बताना किसका है इसका मैंने हिंट भी दिया था एंड बोला अहमदो एंड फोकाल्ट पेंडुलम। सो दीज आर द टू क्वेश्चंस दैट यू शुड बी अटेम्प्टिंग बोला अहमद तिनुबू ठीक है। ये दो पार्ट है एंड रेस्ट यू कैन एक्सेस द PDF of this class from the Telegram channel and if you have any doubt then you can mention in the comment section. Thank you. That's all from my side.